वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने निर्देश तंत्र के बारे में बात कर ली थी और थोड़ा उसमें साउंड का आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। अब साउंड आपको अच्छे से मिल जाएगा, ऑडियो क्वालिटी सही मिलेगी। पहले में थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किस पर, क्षेत्र पर। निर्देश तंत्र हो गया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निर्देश तंत्र एक ही डेफिनेशन लिखी थी हमने कि किसे बोल रहे थे निर्देश तंत्र, कि वह तंत्र अथवा निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं उसे हम बोल रहे थे निर्देश तंत्र। उसके बाद हमने हेडिंग डाली थी उसमें, क्या, फील्ड, क्या, क्षेत्र। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि क्षेत्र होता क्या है। अब क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ना है तो उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जैसे कि आपने एक बिंदुवत आवेश लिया प्लस क्यू, और उस प्लस क्यू से हम यदि स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लें पी, इस पी पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो वो कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी बिंदुवत आवेश की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़ा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से इसकी वजह से जो विभव होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। आर है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में स्थिति सदिश के रूप में लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, यदि इसको हम इस तरह से बनाएं, x बाई, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट कोई प्लस क्यू रखा हुआ है, इससे स्मॉल आर दूरी है, यहाँ पर वही पॉइंट p, तो r है इसका स्थिति सदिश। अगर हम त्रिविम में बात करें तो यहाँ पर इस तरह से z भी है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, xi कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड की कैप। और इसके परिमाण की बात करें तो परिमाण कितना होगा, आर वेक्टर का मोड कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होगा ना। अरे भाई, परिमाण किस तरह से, आई कैप के गुणांक स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक स्क्वायर और उसका रूट, इस तरह से। जिसको नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर आर स्क्वायर, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। तो मतलब क्या रहा है इन चीजों का, कि चाहे वो अदिश राशि हो, विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि, इसका केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और ये है विद्युत क्षेत्र, जो कि कैसी राशि है, एक सदिश राशि। चाहे राशि सदिश हो चाहे राशि अदिश हो, वो किस पर डिपेंड कर रही है, निर्देशांकों पर निर्भर कर रही है, किस पर, x, y, z पर, ठीक है, x, y, z पर निर्भर कर रही है। इसी तरह से सदिश राशि की बात करें तो वो भी x पर, y पर और z पर निर्भर कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि x बाई जेड की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 3 4 5 4 5 3, कुछ भी हो सकती है। तो एक निर्देशांक है, निर्देश तंत्र है हमारे पास x, y और z, इस तरह से एक निर्देश तंत्र है। इस निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम इस क्षेत्र में से x, y, z की वैल्यू ले रहे हैं, केवल इससे बाहर नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर से कहीं ना कहीं से हमने x, y, z की क्या ली यहाँ पर वैल्यू। 3D में देखना, 3D में एक बॉक्स की तरह होगा, उस बॉक्स के अंदर में से ही हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, उस बॉक्स के अंदर से ही हम क्या ले रहे हैं, x, y, z की वैल्यू ले रहे हैं। मतलब निर्देश तंत्र का एक फिक्स क्षेत्र है, एक एरिया है, उस एरिया में से हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं, x, y, z की। तो क्षेत्र की हम परिभाषा किस तरह से देंगे कि निर्देश तंत्र का वह स्थान, कि निर्देश तंत्र का वह स्थान जहां पर कोई भी भौतिक राशि मतलब चाहे वो सदिश हो चाहे वो अदिश हो, कैसी भी हो, वो किस पर निर्भर कर रही है, x, y, z पर, यानी कि प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्षेत्र बोल रहे हैं। ये तो डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि x, y, z की वैल्यू इसी क्षेत्र में से ले रहे हैं, इसके बाहर से नहीं ले रहे हैं। तो इसी एरिया को हम बोल देंगे क्या, फील्ड बोल देंगे, यानी कि ये वाला क्षेत्र एरिया है, फील्ड है, वही क्या है, क्षेत्र होगा, इस तरह से, ठीक है। तो क्षेत्र हेडिंग डालकर उसमें लिखें और इस चित्र को बनाएं, पहले क्षेत्र हेडिंग डालें और उसमें इस चित्र को बनाएं। क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे,
बना लें कि एक निर्देश तंत्र है, और निर्देश तंत्र भी हमने कौन सा लिया है, ये कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र 2D पे हो सकता है या 3D। 2D होगा तो ऐसे समतल दिखेगा, और 3D है तो मतलब ये बॉक्स है, उसके अंदर से हम बिंदुओं को ले रहे हैं, x, y, z की वैल्यू ले रहे हैं, किन के लिए, अदिश राशि के लिए या फिर सदिश राशि के लिए। तो वही एरिया है, वही क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो इस चित्र को बनाने के बाद लैंग्वेज लिखें, इसमें परिभाषा लिखें क्षेत्र की, कि किसी निर्देश तंत्र का वह स्थान, किसी निर्देश तंत्र का वह स्थान जहां कोई भौतिक राशि, ब्रैकेट में लिख देना सदिश या अदिश, सदिश या फिर कौन सी, अदिश, इस तरह से लिख देना वहां पर। किसी निर्देश तंत्र का वह स्थान जहां कोई भौतिक राशि, ब्रैकेट में लिख देना सदिश या अदिश, प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे, सदिश या अदिश ब्रैकेट में, उसके बाद लिखना प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे क्षेत्र कहलाता है। और उस चित्र में आपको दिख रहे हैं, मतलब उसमें x, y, z की जो प्रॉपर वैल्यू ली जाएंगी वो एक पर्टिकुलर एरिया से ली जाएंगी, उससे बाहर नहीं ली जाएंगी। तो उसको हम बोल रहे हैं फील्ड, चाहे वो अदिश राशि के लिए लिया जाए और सदिश राशि के लिए ली जाए वो वैल्यू, क्योंकि दोनों ही डिपेंड कर रही है किस पर, x, y, z पर। तो वो क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। अब हम सदिश राशि के लिए बात करें तो वो सदिश क्षेत्र हो जाएगा, और अदिश राशि के लिए अगर हम बात करें तो वो अदिश क्षेत्र हो जाएगा। तो हम क्षेत्र के आधार पर उस भौतिक राशि के आधार पर हम क्षेत्र को कितने भागों में बांट देंगे, 2 भागों में, कि एक तो सदिश क्षेत्र और एक अदिश क्षेत्र। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना इसके बाद, नेक्स्ट लाइन से लिखना, भौतिक राशि के आधार पर क्षेत्र निम्न 2 प्रकार का होता है। भौतिक राशि के आधार पर क्षेत्र निम्न 2 प्रकार का होता है। भौतिक राशि के आधार पर क्षेत्र निम्न 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट डाल देना, पहले दोनों का नाम लिख दो, सदिश भौतिक क्षेत्र, और सेकंड लिख देना अदिश भौतिक क्षेत्र। पहला सदिश भौतिक क्षेत्र और दूसरा अदिश भौतिक क्षेत्र। इसी तरह से पर्टिकुलर तरीके से नोट्स बनाएं, पूरा यहीं पर काम करेंगे, पहले समझेंगे और उसको पर लिखेंगे अच्छे से। सदिश भौतिक क्षेत्र और सेकंड है अदिश भौतिक क्षेत्र, और उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डाल देना सदिश भौतिक क्षेत्र, हेडिंग डाल देना सदिश भौतिक क्षेत्र। और इसमें लिखना सदिश भौतिक क्षेत्र में, तो क्षेत्र की हम परिभाषा क्या दे रहे थे, जहां पर कोई भी भौतिक राशि परीक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे, निर्देश तंत्र का वह स्थान जहां पर कोई भी भौतिक राशि परीक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे। अब वहां पर कोई भी भौतिक राशि किस स्थान पर क्या आ जाएगा, सदिश भौतिक राशि, तो सदिश भौतिक क्षेत्र। इसी प्रकार से अदिश राशि डिपेंड कर रही, तो अदिश भौतिक क्षेत्र कहलाएगा। तो लिखना निर्देश तंत्र का वह स्थान, सदिश भौतिक क्षेत्र में लिखना निर्देश तंत्र का वह स्थान जहां कोई, निर्देश तंत्र का वह स्थान जहां कोई निर्देश तंत्र का वह स्थान जहां कोई सदिश भौतिक राशि, जहां कोई सदिश भौतिक राशि परीक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे। परीक्षण बिंदु से मतलब x, y, z, जहां कोई सदिश भौतिक राशि परीक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे,
सदिश भौतिक क्षेत्र कहलाता है, सदिश भौतिक क्षेत्र कहलाता है। सदिश भौतिक क्षेत्र कहलाता है। सदिश भौतिक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद इधर देखें कि जो भौतिक क्षेत्र है, सदिश राशि है, उसको हम किस तरह से डिपेंड करते हैं, किसी राशि a के द्वारा और उस पर वेक्टर लगाकर वेक्टर क्वांटिटी को हम डिपेंड करते हैं, और ये किसी प्रेक्षण बिंदु यानी कि x, y, z पर डिपेंड कर रही है, तो उसको सदिश भौतिक क्षेत्र में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर x, y, z, मतलब किस किस का फंक्शन होगा, x, y, z का फंक्शन होगा, फलन होगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, यदि कोई सदिश भौतिक राशि ए वेक्टर है तो यदि कोई सदिश भौतिक राशि ए वेक्टर है तो यदि कोई सदिश भौतिक राशि ए वेक्टर है तो उसे सदिश भौतिक क्षेत्र में ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर x, y, z के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर x, y, z के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहां तक लिखें इसको। ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर x, y, z के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना अदिश भौतिक क्षेत्र, और इसमें लिखें इसी तरह से सेम लैंग्वेज लिखनी है, बस सदिश की जगह क्या आ जाएगा, अदिश आ जाएगा। लिख दे, किसी निर्देश तंत्र का वह भाग जहां कोई अदिश भौतिक राशि परीक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे, अदिश भौतिक क्षेत्र कहलाता है। अदिश भौतिक क्षेत्र कहलाता है। अदिश भौतिक क्षेत्र कहलाता है जहां कोई अदिश भौतिक राशि परीक्षण बिंदुओं पर निर्भर करे, अदिश भौतिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना कोई अदिश राशि फाई है, फाई है, और वो यदि परीक्षण बिंदुओं पर यानी कि किस पर निर्भर कर रही है, x, y, z पर, तो किस तरह से लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन होगी नहीं, अदिश है तो फाई x, y, z, इस तरह से इसको हम अदिश क्षेत्र में क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो लिखना, माना कोई अदिश राशि फाई है जो कि प्रेक्षण बिंदु x, y, z पर निर्भर करती है। माना कोई अदिश भौतिक राशि फाई है जो कि x, y, z पर निर्भर करती है। तब अदिश भौतिक क्षेत्र में इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तब अदिश भौतिक क्षेत्र में इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। फाई इक्वल टू फाई x, y, z, मतलब किसका फलन हो जाएगा वहां पर, वो फाई x, y, z का। तो लिख दें इसको। अब देखिए, अदिश राशि है, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, और डायरेक्शन ना होने की वजह से उसको पृष्ठों के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस बात को थोड़ा समझेंगे कैसे,
कि जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है तो उसके लिए एक पृष्ठ होता है जहां पर विभव का मान सेम होगा। तो एक आपने पढ़ा होगा 12th में कि एक प्लस क्यू चार्ज के लिए वो कौन सा पृष्ठ होगा जिस पृष्ठ पर विभव का मान समान रहे। बताइए जरा, सोचिए कि वह कौन सा पृष्ठ होगा इससे जिस पर विभव का मान समान रहे। क्योंकि इसकी वजह से बिंदुवत आवेश है तो विभव का मान स्मॉल r डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। के कांस्टेंट है, क्यू को हमने फिक्स रखा है और आर यदि फिक्स हो जाए तो उस पर विभव का मान समान हो जाएगा। तो प्लस क्यू को यदि हम एक गोले के केंद्र पर रख दें और आर त्रिज्या का क्या बना दें, एक गोला बना दें, तो उस गोले के केंद्र की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर क्या कहलाएगा, विभव का मान समान होगा। और इस पृष्ठ को आप क्या नाम देते थे वहां पर, समविभव पृष्ठ। क्या देते थे, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ होगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। और अदिश राशि को हमने किसके द्वारा निरूपित किया, पृष्ठ, क्योंकि एक गोला है तो उसका क्या है, एक पृष्ठ है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी अदिश क्षेत्र में जो अदिश भौतिक राशि है उसको हम किसके द्वारा निरूपित कर रहे हैं, पृष्ठों के द्वारा निरूपित कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये निर्देश तंत्र कौन सा है, ये x, ये y और ये z, ये मूल बिंदु रहा। यहाँ पर कोई भी हमने दो पृष्ठ बना दिए, इसको बोल दिया S1 और इसको बोल दिया S2। गोलाकार पृष्ठ है, इस तरह से पूरा गोला बन रहा है तो उसका एक छोटा सा पृष्ठ ले लिए, गोला है पूरा, तो उस गोले का छोटा सा पृष्ठ है उसको बोल रहे हैं हम नाम क्या, S1। और ये है दूसरा गोला, इसको नाम दे दिया S2। मान लिया कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया इस पृष्ठ पर, वो r वेक्टर की दूरी पर है, और ये वाला हमने ले लिया यहाँ पर कोई पॉइंट, वो कितनी दूरी पर है, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर। दूरी चेंज हो रही है तो इस पर विभव का मान है चेंज हो जाएगा। माना कि r डिस्टेंस के संगत इस पर विभव का मान कितना है 5 और इस पर कितना हो जाएगा 5 प्लस d5। कैसे कि एक ये है प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है स्मॉल r दूरी पर, विभव का मान फिक्स बना रहेगा क्योंकि r फिक्स है, q फिक्स है और k फिक्स है। तो विभव का मान v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर से कैसा रहेगा, इस पृष्ठ पर कांस्टेंट रहेगा। एक और हम इसी के ऊपर से संकेंद्रीय गोला एक और बना दें जहां पर दूरी इसकी कितनी है r प्लस dr है, तो उसके लिए भी विभव का मान कितना रहेगा, क्या सेम रहेगा, जो इतना इस पर है क्या वही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई r प्लस dr। तो इसके संगत हमने विभव का मान यदि इस पर 5 बोल दिया तो इस पर कितना बोल दिया, dr के संगत 5 प्लस d5। मतलब उस विभव की वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगी, चेंज होगी। और कैसी चेंज होगी, ज्यादा या कम में, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ विभव का मान क्या होगा, इस फॉर्मूले से कम होता हुआ जाएगा। तो मतलब वो विभव का मान इस तरह से कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने चेंजेस को दिखाया है प्लस d5। अब d5 का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपरली विभव के लिए बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी अदिश राशि हो सकती है। विभव तो एक क्या पर्टिकुलर हमने एग्जांपल लेकर चला है यहाँ पर, लेकिन वो राशि कैसी भी हो सकती है। तो अदिश भौतिक क्षेत्र में अदिश राशि को हम किसके द्वारा निरूपित कर रहे थे, फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड से। इसके बाद लिखना नेक्स्ट लाइन से, चूंकि अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है, चूंकि अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है, चूंकि अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है, चूंकि अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए अदिश भौतिक क्षेत्र में, इसलिए अदिश भौतिक क्षेत्र में इसे, इसलिए अदिश भौतिक क्षेत्र में इसे पृष्ठों के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसलिए इसे अदिश भौतिक क्षेत्र में पृष्ठों के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो वहां पर हम विभव के केस में उसको बोल रहे थे समविभव पृष्ठ, और किसी भी अदिश राशि के केस में हम क्या बोल देंगे उनको, ये पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठ हैं, इन पृष्ठों को हमने नाम दे दिया, इसको और इसको क्या, सम। विभव के लिए बात कर रहे थे, यहाँ पर किसी भी अदिश राशि के लिए बात कर रहे हैं, तो सम अदिश पृष्ठ। ये कौन कौन से पृष्ठ हो गया, सम अदिश पृष्ठ। इस पर पूरे पृष्ठ पर उस अदिश राशि का मान 5 बना हुआ है और इस पर 5 प्लस d5, तो दो क्या है, ये सम अदिश पृष्ठ हैं।
पृष्ठों के द्वारा निरूपित किया जाता है जिन्हें सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। लैंग्वेज लिखना इसके बाद, पृष्ठों के द्वारा निरूपित किया जाता है जिन्हें सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। और इस वाले चित्र को बना लें इसके बाद, पृष्ठों के द्वारा निरूपित किया जाता है जिन्हें सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। S1 और ये पृष्ठ सरफेस की वजह से इसको S1 और S2 बोल दिया। इस चित्र को बनाएं। और उसको दिखा देना सम अदिश पृष्ठ दो हैं, S1 और S2। ठीक है, ये चित्र आगे भी काम आएगा। इस पर कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे हमने इस पर पॉइंट P ले लिया, उसकी स्थिति सदिश R वेक्टर है। इस पर ले लिया हमने कोई पॉइंट, कौन सा, Q। इसका स्थिति सदिश कितना है, यहाँ से वेक्टर रूप में दिखा देना इनको इस तरह से। और इसके बाद इस चित्र को बनाने के बाद एग्जाम्पल लिखना, और उसमें लिखें पहले एग्जाम्पल में लिखना, किसी बिंदुवत आवेश के लिए, किसी बिंदुवत आवेश के लिए एक गोलीय पृष्ठ, एक बिंदुवत आवेश के लिए या किसी बिंदुवत आवेश के लिए एक गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बिंदुवत आवेश के लिए एक गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इस चित्र को बना देना, प्लस क्यू चार्ज है और एक ये गोला है, इसके केंद्र पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पृष्ठ है इस तरह से, तो इस पर विभव का मान और वेज कैसा बना रहेगा, फिक्स बना रहेगा, v इक्वल टू KQ/r। और ये गोला क्या कहलाएगा, यहाँ पर सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ। तो इस गोले को बनाएं, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। चित्र को बना लेना उसको, गोले को। अदिश राशि के लिए बात करें तो समादिश पृष्ठ, और यहाँ पर्टिकुलर किस पर बात कर रहे हैं, विभव के लिए, तो इसको सम विभव पृष्ठ बोल रहे हैं। ठीक है, अरे भाई ठीक है, आराम से लिखना, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है पूरा। हाँ, जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है तब तक हम ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे, जितना हमारा सिलेबस कवर होगा। उसके बाद जब से ऑफलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन पढ़ेंगे उससे आगे फिर। इसके बाद हेडिंग डालना, अवकल संकारक। क्या हेडिंग डालनी है, अवकल संकारक।
डायग्राम से। मेन आपकी जो यूनिट है यहीं से स्टार्ट हो रही है, अवकल संकारक से। क्या है अवकल संकारक पूरा देखेंगे। देखिए इससे पहले हम एक चीज देखते हैं। एक तो आपने अवकलन पढ़ा है, अवकलन कितना होता है, उसका ऑपरेटर हम किस तरह से लिखते हैं संकारक को, डी अपॉन डी एक्स से। अब यहाँ पर आपको पढ़ेंगे, शायद आप 12th में नहीं पढ़ के आए हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, इसको बोलते हैं अवकल और इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन। ये तो अवकलन है और ये वाला आंशिक अवकलन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यदि आप यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो y और z को कांस्टेंट नहीं मानते हो, अन्य चरों को कांस्टेंट नहीं मानते हो, उनका भी अवकलन होता है। जबकि आंशिक अवकलन में क्या है कि x के सापेक्ष यदि आप अवकलन कर रहे हो तो इसमें y और z को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। मतलब कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा, 0। मतलब y और z अगर किसी राशि में आ रहे हैं तो उनका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। कैसे, एक फंक्शन हम लेकर चलते हैं कि f इक्वल टू हम लेकर चल रहे हैं, जैसे कि फंक्शन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ले लिया, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से हमने एक फंक्शन ले लिया। यदि हम इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स, पूर्ण अवकलन जो आप पढ़ के आए हो 12th में वो करते हैं, तो वो किस तरह से करोगे आप, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में 2 जेड स्क्वायर का 2z और z का करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स। मतलब यहाँ पर y का भी अवकलन हो रहा है और z का भी अवकलन हो रहा है। इस तरह से अवकलन हो रहे हैं तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष y और z को कांस्टेंट नहीं मान रहे। लेकिन यदि हम यहाँ पर ये निकालते डेल f अपॉन डेल x निकालते तो केवल x वाली राशि का ही, x को ही हम चर मानेंगे, y और z एज ए कांस्टेंट आएंगे। मतलब इसका कितना हो जाएगा 2x, y कांस्टेंट है, पूरा टर्म 0 हो जाएगी, जेड स्क्वायर है कांस्टेंट है, x के सापेक्ष y और z को कांस्टेंट मानना है। और यदि y के सापेक्ष करते तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। इसी प्रकार से अगर y के सापेक्ष करते तो ये इसका होता केवल कितना आता वहां पर 2 बाई, अगर डेल f अपॉन डेल y निकालते तो 2 बाई। इसी तरह से अगर डेल f अपॉन डेल z निकालते तो इसका 0, इसका 0, इसका कितना आता 2z। मतलब सीधा सीधा याद रखना है कि आंशिक अवकलन और अवकलन में ये अंतर है कि x के सापेक्ष अगर कर रहे हैं तो y z इसमें कांस्टेंट नहीं रहते हैं, जबकि यहाँ पर अन्य चर y हो z हो या कोई भी हो उन सभी को अन्य चरों को कांस्टेंट मानते हैं। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं केवल वही अचर नहीं है और बाकी सब क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अवकल संकारक है जिसको हम व्यक्त करते हैं डेल वेक्टर से। किससे, डेल वेक्टर से। उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक अवकल संकारक है उसकी वैल्यू है डेल वेक्टर से निरूपित कर रहे हैं और वो कितनी होती है, वेक्टर है तो वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में होगा। आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या कह दिया हमने इसको, अवकल संकारक, जिसमें x के सापेक्ष भी अवकलन है, y के सापेक्ष भी और z के सापेक्ष। लेकिन वो अवकलन कौन सा है, आंशिक अवकलन। नॉर्मल अवकलन को सीधे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थोड़ा मोड़ कर इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना कि डेल ऑपरेटर है वो कितना होगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इस तरह से ये क्या होगा, एक डेल संकारक होगा। और कैसी क्वांटिटी में है ये, वेक्टर क्वांटिटी में। तो अवकल संकारक हेडिंग डालें और उसमें लिखें वह संकारक, अवकल संकारक में लिखें वह संकारक जिसमें अवकलन के पद उपस्थित होते हैं, वह संकारक जिसमें अवकलन के पद उपस्थित होते हैं, अवकलन के पद उपस्थित होते हैं, अवकल संकारक कहलाता है। अवकल संकारक कहलाता है जिसे डेल वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या बोलेंगे इसको, डेल, ये वाला डेल, जिसको डेल ऑपरेटर के द्वारा व्यक्त, डेल वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये भी डेल बोला जाता है, ये भी डेल या डेल्टा भी बोल सकते हैं, कभी कभी इसको डेल्टा ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, डेल्टा संकारक। ठीक, नॉर्मली डेल या डेल्टा कुछ भी बोल सकते हो। तो
डेल वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि निम्न होता है, और इसको लिख ले, जो कि निम्न होता है। तो एक अवकल संकारक है, इसी से रिलेटेड हमें 3 चीजें पढ़नी है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है। तो इसको लिख देना, और उसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तीनों चीजों के बारे में कि किस तरह से ग्रेडियंट होगा, डाइवर्जेंस होगा और कर्ल होगा। थैंक यू।